राघव सैबल निवाल से अपने घर की ओर निकल गया था। वो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। उसके दिमाग में हीर की कही हुई बातें घूम रही थीं कि उसकी माँ ने हीर का अपमान किया और उसकी मदद नहीं की। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था ताकि अपनी माँ से उस रात की सच्चाई जान सके। उसके दिल में एक ही उलझन थी कि अगर सच में उसकी माँ ने हीर के साथ वो बर्ताव किया था तो वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा और ना ही कभी हीर से नजरें मिला पाएगा, क्योंकि उसने हीर को पाने के लिए हीर को श्लोक के खिलाफ भड़काया था और हीर और श्लोक की गृहस्थी में भी आग लगाने की कोशिश की थी। अगर श्लोक अब हीर को नहीं अपनाता है तो यह सब राघव की जिद और गलती की वजह से ही होगा। दूसरी ओर हीर ने श्लोक को सर झुकाकर बैठे हुए देखा तो वो जल्दी से उसके पास गई और घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। उसने श्लोक के कंधे पर अपना हाथ रखा तो श्लोक ने अपना सर उठाकर देखा। श्लोक को यकीन नहीं हुआ था कि हीर उसके पास बैठी हुई है और उसे ही देख रही है। श्लोक की आंखों में आंसू देखकर हीर का दिल रोने लगा और उसने आगे बढ़कर श्लोक को अपने गले से लगा लिया। एक सुकून सा मिल गया था श्लोक के तड़पते दिल को। हीर के हाथ लगातार श्लोक की पीठ पर कसते जा रहे थे, लेकिन अचानक से श्लोक ने उसे खुद से दूर कर दिया। हीर को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि श्लोक का उससे नाराज होना लाजमी है। श्लोक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? लेकर नहीं गए तुम्हारे राघव जी तुम्हें अपने साथ? दिल नहीं भरा तुम्हारा मेरे साथ खेल खेल कर? या फिर ये देखने आई हो कि तुम्हारे जाने पर मैं रो रहा हूँ या नहीं? क्या बीत रही है मुझ पर, यह देखने आई हो यहाँ? हीर ने एक बार भी श्लोक को नहीं टोका। वो चाहती थी कि श्लोक अपना सारा गुस्सा, अपनी नाराजगी एक ही बार में निकाल दे। जब हीर कुछ नहीं बोली तो श्लोक को और गुस्सा आने लगा और वो हीर का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, अब बोलती क्यों नहीं हो कुछ? इस भोली शकल के पीछे कितना काला दिल छुपा है वो मैं आज देख चुका हूँ। बोलो, क्यों नहीं गई तुम राघव के साथ जब मैंने तुम्हें हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया था? तुम्हारे राघव जी के शब्दों में कहूँ तो जबरदस्ती के बंधन से आज़ाद कर दिया है मैंने तुम्हें। इस रिश्ते पर क्या सिर्फ आपका ही हक है श्लोक जी? क्या हमारे रिश्ते को लेकर कोई भी फैसला सिर्फ आप ही कर सकते हैं? जब दिल में आया मुझसे बिना मेरी मर्जी पूछे शादी कर ली, और जब दिल में आया मुझसे बिना मेरी मर्जी जाने इस रिश्ते को तोड़ दिया। बोलिए, क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ यह फैसला कर सकूं? हीर ने कहा। उसकी बातें सुनकर श्लोक चुप हो गया तो हीर आगे बढ़कर बोली, पिछले कुछ दिनों से मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है कि मैं उलझ कर रह गई थी। मुझसे मेरी मर्जी कभी किसी ने पूछी ही नहीं। चाचा जी ने अपनी मर्जी चलाई, आपने अपनी मर्जी चलाई और फिर राघव जी अपनी मर्जी चलाने आ गए। थक चुकी हूँ मैं दूसरों की मर्जी से जीते जीते। मैं मानती हूँ कि आपसे अपने और राघव जी के रिश्ते का असर छुपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन यकीन मानिए मेरे दिल में आपको धोखा देने की कोई इंटेंशन नहीं था। पहले राघव जी को अचानक से यहाँ देखना, फिर सालू को यहाँ आना, उसके बाद राघव जी का सालू का बॉयफ्रेंड बनकर सामने आना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे तो कुल देवी के मंदिर से आने पर पता चला था कि राघव जी के पास आप ही हो। मैं तो आपसे झगड़ा करने के लिए नीचे आई थी, लेकिन तब सालू को घर में देखकर मैं बोल नहीं पाई और फिर आपको कन्फ्यूज़न हो गया कि सालू राघव जी की गर्लफ्रेंड है। कुल मिलाकर सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि मुझे खुद ही समझ नहीं आया। बस यही है मेरे हिस्से का सच। तुमने मुझे एक बार भी सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा भरोसा तोड़ दिया तुमने और साबित कर दिया कि तुम खुद मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, वरना तुम पहले ही दिन सब कुछ बता सकती थी। श्लोक ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अगर तुम राघव के साथ नहीं मिली हुई थी तो वो हमारे रूम में क्या कर रहा था तुम्हारे साथ? श्लोक बोला तो हीर ने जवाब दिया, वो चाहते थे कि मैं आप में और राघव जी में से किसी एक को चुन लूं। तो क्या फैसला किया है तुमने? श्लोक ने बड़ी हुई धड़कनों के साथ पूछा तो हीर बोली, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं पता। श्लोक ने अपना मुंह फेर लिया था। हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने श्लोक को पीछे से गले लगा लिया और बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे मुझसे प्यार करें या नफरत, आप मेरे पति हो
तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। श्लोक ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अजीब सी कसमकस से जूझ रहा था। एक तरफ हीर ने उसे चुना था और उसके पास लौट आई थी, जिसकी उसे दिल से खुशी थी, तो दूसरी तरफ उसे हीर की बातें छुपाना चुभ रहा था। उसे लग रहा था कि हीर उस पर जरा भी भरोसा नहीं करती है, वरना वो इतनी बड़ी बात उससे कभी भी नहीं छुपाती। श्लोक बिना कुछ बोले खुद को हीर की पकड़ से छुड़वाकर नीचे चला गया था। हीर अब तक वहीं खड़ी हुई थी। उसकी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि इस बार श्लोक को उसने हर्ट किया है, तो श्लोक को कुछ समय तो लगेगा ही उसे माफ करने में। हीर ने देखा सामने बेड लगा हुआ था और उस पर भी फूलों से दिल बनाया हुआ था। श्लोक ने उस दिल को नहीं तोड़ा था। हीर जाकर उस बेड के पास बैठ गई थी। आज उसे एक अलग सी ही खुशी हो रही थी, क्योंकि आज उसे श्लोक के दिल में छुपी हुई फीलिंग्स के बारे में पता चल गया था। काश कि आज सब कुछ जैसा आपने सोचा था वैसा ही होता, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर ही नहीं था। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ तैयार किया था, क्या इसलिए श्लोक जी ने उस दिन मुझे सच नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार करने लगे हैं, बल्कि ये बोलते रहे कि उन्होंने दादू के लिए ही मुझसे शादी की है, ताकि आज ये सरप्राइज दे सके। हीर खुद ही सोचने लगी, मैं नहीं जानती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ कि नहीं, लेकिन जो फीलिंग्स मुझे आपके साथ होने पर आती है, वो कभी राघव जी के साथ होने पर भी नहीं आई थी। मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से हमारा रिश्ता निभाऊंगी और आपको मनाऊंगी भी। हीर ने मन ही मन तय कर लिया था और फिर वो भी नीचे आ गई थी। कमरे में आकर श्लोक नहाने के लिए घुस गया था। वो शावर के नीचे खड़ा होकर आज जो भी हुआ वो सबके बारे में सोचने लगा। उसकी आंखों के आगे राघव का हीर के हाथ को पकड़ना याद आ गया और उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर उसे दीवार पर मार दिया। तुमने सच में आज मेरा दिल दुखाया है हीर। तुम मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करती। उस राघव के बारे में बोल देती तो क्या मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। तुमसे ज्यादा राघव की बातें चुभी मुझे। उसको लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ। क्या मैंने तुम पर कभी भी अपनी मर्जी थोपी। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझती हो, लेकिन मैं गलत था। कोई मुझे नहीं समझता। अब मैं तुमसे भी दूरी बना लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे साथ मजबूरी में रिश्ता निभाना पड़े। शायद आज तुम सिर्फ इसलिए रुकी हो क्योंकि तुम अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हो, लेकिन मुझे अब किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहिए। श्लोक ने जहाँ हीर से दूरी बनाने का फैसला लिया था, तो भाई हीर ने श्लोक और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए श्लोक के करीब जाने का फैसला किया था। इधर राघव अपने घर पहुंच गया था और उसे अचानक आया देखकर उसकी माँ चौंक गई थी। राघव की माँ जल्दी से उसके पास आई और खुश होकर बोली, तू आ गया बेटा। एक फ़ोन कर देता तो मैं तेरे लिए खाना बना कर रख देती। क्या हीर यहाँ आई थी माँ? राघव ने सीधा सवाल पूछा तो उसकी माँ हैरान रह गई। उनके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और चेहरा फेरते हुए बोली, तू किसके बारे में बात कर रहा है? कौन हीर? राघव ने उनके चेहरे के बदलते भावों को देख लिया था और वो उनके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया था। राघव को अपने सामने देखकर उसकी माँ इधर उधर देखने लगी और बोली, तू तू थक गया होगा सफर से। तू बैठ, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ तेरे लिए। वो जाने लगी तो राघव बोला, क्यों किया आपने ऐसा माँ? क्यों आपने मेरी हीर को बेइज्जत किया? क्यों उसे उस वक्त घर से निकाल दिया जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी? कितने भरोसे और उम्मीद से वो हमारे घर आई थी, और आपने आपने उसके भरोसे और उम्मीद को तोड़ दिया। यह सब जहर किसने भरा तेरे दिमाग में? उसी लड़की ने। आखिरकार पहुंच ही गई वो तुझ तक। मैंने आज तक इतनी बड़ी बेशरम लड़की नहीं देखी। तो यह सच है कि तू उस लड़की से प्यार करता था? तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। भरोसा और उम्मीद तो मेरी टूटी है राघव। यह दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था मैंने, कि तू एक ऐसी लड़की के पीछे मुझसे बहस करे जिसे ना अपनी इज्जत की कोई परवाह थी और ना ही अपने माँ बाप की इज्जत की। माँ! राघव जोर से चिल्लाया तो उसकी माँ सहम गई। उन्होंने आज तक राघव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो रोते हुए उसके पास आई और बोली, तुझे हो क्या गया है राघव? तू तो ऐसा नहीं था मेरे बेटे। माँ,
मैं हीर से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता था। विदेश से आकर मैं आपसे बात करने वाला था हम दोनों के बारे में। जैसा आप हीर को समझती हैं वो वैसी नहीं है। उसके तो माँ बाप ही नहीं है और वो अपने चाचा के घर रहती थी जो उसकी शादी जबरन किसी बूढ़े आदमी से करवाना चाहते थे। इसलिए हीर भागकर यहाँ आई थी हमसे मदद लेने के लिए। राघव बोला। उसने तुम्हें भी वही कहानी सुना दी है। तुम जानते नहीं हो ऐसी लड़कियों को राघव। अच्छे घर के लड़कों को फंसाने के तरीके हैं ये सब। तुम जैसा पढ़ा लिखा और अच्छा नौकरी वाला लड़का उसे कहाँ मिलता। इसलिए उसकी माँ बोल रही थी जब राघव ने उनकी बात बीच में ही काट दी। बस कीजिए माँ, हीर उन लड़कियों जैसी नहीं है जो अपने फायदे के लिए पैसे वाला लड़का फंसाए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये सब आप बोल रहे हो। आप जानती हैं आपकी वजह से हीर मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। उसकी शादी हो गई। राघव गुस्से से बोला। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाती। तुमको पता है जिस रात वो लड़की हमारे घर आई थी और उसके जाने के बाद कुछ गुंडे हमारे घर आए उसके बारे में पूछने के लिए। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, लेकिन उन गुंडों ने हमारी एक नहीं सुनी और तेरे बाबा को उन्होंने इतना मारा पीटा। हमने तुझे झूठ बोला था कि तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हुआ है। जिस लड़की के पहली बार हमारे घर में आने से ऐसा हुआ तो सोचो तुमसे शादी करने के बाद क्या होता हम सबका। भगवान का शुक्र है कि हम लोग बच गए उस मनु से। राघव की माँ बोली तो राघव गुस्से से फट पड़ा। आप किस तरह की बातें कर रही हैं माँ? आज के ज़माने में इस तरह की बातें, और आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं किस घुटन में हूँ। बाबा पर हमला हुआ था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप जानती भी हैं कि आपने क्या किया है। मुझसे मेरा प्यार छीन लिया आपने। जिसे आप पैसे के लिए फंसाने वाली और मनहूस बोल रही हैं, उसने मुझसे कभी एक गिफ्ट तक नहीं लिया और आज सिर्फ आपकी गलती की वजह से मैं उससे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। मैंने उसे उसके पति से अलग करने की कोशिश की माँ। राघव का गला भर आया था। उसकी हालत देखकर उसकी माँ घबरा गई और जब वो उनके पास जाने लगी तो राघव ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें अपने पास आने से रोक दिया और बोला। आप जानती हैं आज सिर्फ आपकी वजह से मैंने दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं उन दोनों से ही नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। जिस हीर से मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया आज उसी की गृहस्थी उजाड़ने चला था मैं। जिन श्लोक सर को मैं अपना आइडियल मानता था उन पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए मैंने। तेरे श्लोक सर का क्या लेने देना है इस सब में? राघव की माँ श्लोक का नाम सुनकर चौंक गई, क्योंकि हीर की शादी श्लोक सर से हुई है। उनको अपने दादू की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शादी करनी थी और उन्होंने हीर को देखा तो उससे शादी कर ली। आप उस दिन अगर हीर के साथ ऐसा बर्ताव ना करती तो आज वो मेरी होती। मैंने अपनी गलतफहमी में उन दोनों को अलग करना चाहा। हीर को अपनी शादी तोड़ने को बोला। मुझ में और श्लोक सर में से किसी एक को चुनने को बोला और श्लोक सर के सामने भी सच्चाई किस तरह से आई कि वो हीर से नाराज हो गए। उनका दिल टूट गया क्योंकि मैंने उन्हें ना जाने क्या क्या सुनाया। क्या तेरे बॉस से उस लड़की की शादी हुई है? अब वो तेरे पास क्यों आना चाहेगी जब उसे करोड़पति आदमी मिल गया है? लेकिन उस लड़की के पीछे तूने अपने बॉस से दुश्मनी क्यों ली? ये क्या किया तूने? राघव अपनी माँ की बातें सुनकर शौक में था कि वो किस तरह की मानसिकता में जी रही हैं। राघव बिना कुछ बोले वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद वो अपने साथ एक बैग लेकर आया। उसे देखकर उसकी माँ बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? वो बोला, आपने जो भी किया उसके बाद भी आपको कोई पछतावा नहीं है माँ। पछतावा तो छोड़ो, आपको एहसास तक नहीं है कि क्या किया आपने और अब भी क्या सोच रखती हैं आप हीर के बारे में। इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकता और मैं फिर से साइकिल डायमंड में भी नहीं जा सकता जॉब के लिए। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं राघव, मेरी बात तो सुनो बेटा। तू उस लड़की की वजह से अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। ऐसा मत कर मेरे साथ राघव। वो चिल्लाती रही, लेकिन राघव बिना कुछ सुने वहां से निकल गया। राघव ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर स्टेशन की ओर निकल गया। गाड़ी में बैठकर उसने मन में सोचा,
मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हीर। तुम्हारे सामने आने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है, और अपनी आंखों के आगे तुम्हें किसी और के साथ देखने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। इसलिए यह शहर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। तुम हमेशा श्लोक सर के साथ खुश रहो, यही दुआ करूँगा। सैगल निवास। श्लोक शाम को ही कहीं बाहर चला गया था और रात को देरी से घर आया था। हीर अब तक जाकर उसका इंतजार कर रही थी। श्लोक कमरे में आते ही सीधा बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और बेड की तरफ बढ़ गया। उसने वहां से तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गया। हीर को श्लोक का यह बर्ताव कुछ समझ नहीं आया और उसने श्लोक का हाथ पकड़ लिया। श्लोक ने तीखी नजरों से पहले हीर को देखा, फिर अपने हाथ को। हीर ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। श्लोक बिना कुछ बोले सोफे पर जाकर लेट गया। हीर समझ गई थी कि यह श्लोक का तरीका है नाराजगी जताने का, लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी और उसने श्लोक को फिर से बेड पर लाने का प्लान सोच लिया था अपने दिमाग में, और बोली, क्या बात है, आज आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? श्लोक ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर से बोली, मेरे साथ सोने में डर लग रहा है आपको? श्लोक सोफे पर लेट गया। हीर कहाँ चुप रहने वालों में से थी। वो झट से बोली, मिस्टर जल्लाद सहगल, क्या आपको इस बात का डर है कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर मेरे करीब आएंगे? इस बार श्लोक सोफे से उठकर बेड की तरफ आया तो हीर मन ही मन खुश हो गई और मन में ही बोली, थैंक गॉड, ये अड़ियल इतना सब पंप करने से ही मान गया, वरना न जाने कितने नखरे करता। वो अभी सब सोच ही रही थी कि श्लोक उसके करीब आकर उसका जबड़ा पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है, यह ट्रिक्स अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राघव पर आजमाना। मुझ पर इनका कोई असर नहीं होने वाला, और अगर मुझे ज़्यादा उकसाया ना तो बहुत पछताओगी, क्योंकि मैं उसके बाद पीछे नहीं हटूंगा और ना तुम्हें हटने दूंगा, समझी? हीर की आंखें भर आई थीं श्लोक का उसको राघव के नाम से ताना मारने की बात सुनकर। उसने अपने चेहरे को दूसरी ओर फेर लिया तो श्लोक ने भी उसको छोड़ दिया और वहां से स्टडी रूम में चला गया। हीर बेड पर लेट गई और काफी देर तक खामोशी से रोती रही थी, जबकि चैन श्लोक को भी नहीं था। वो स्टडी रूम में आकर चक्कर काटने लगा और बड़बड़ाने लगा, कितना दिमाग चलता है इसका तीखी मिर्ची का। एकदम सही आइडिया लगाया कि अगर अब इसके करीब गया तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा खुद को। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जबरन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता हीर। तुम सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए मेरे पास रुकी हो, और तुम्हारी खुशियाँ राघव के साथ ही हैं। तो तुम्हें दुखी करके अब से तुम्हें खुद से दूर करना पड़ेगा मुझे। श्लोक काफ़ी देर तक स्टडी रूम में ही रहा था, और जब वो वापस कमरे में आया तो हीर सो चुकी थी। हीर के चेहरे पर बालकनी से आती हुई चांद की रोशनी पड़ रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ना चाहते हुए भी श्लोक के कदम उसकी तरफ बढ़ गए। श्लोक ने देखा तो हीर के गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। श्लोक के दिल में टीस उठी कि वह उसकी वजह से हीर न जाने कितनी देर तक रोई होगी। उसने झुककर हीर के गालों पर किस करना चाहा, लेकिन उसी समय हीर ने करवट ले ली और श्लोक के होंठ हीर के होंठ से टकरा गए। हीर नींद में ही कसमसाई तो श्लोक जल्दी से पीछे हो गया। उसकी धड़कनें ऐसे बढ़ गई थीं जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। उसने मन में सोचा, अपनी ही बीवी के करीब जाने से पहले सोचना पड़ता है, भगवान कैसी किस्मत मिली है मुझे। वो फिर से जाकर सोफे पर लेट गया। श्लोक के शरीर के हिसाब से सोफा छोटा था और अब उसे अपने जिद में लिए हुए फैसले पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने सोफे पर सोने की जिद की। खैर, कुछ देर परेशान होने के बाद आखिर में वो उठकर बेड पर आ गया। उसने मन में सोचा, यह तीखी मिर्ची गहरी नींद में है तो थोड़ी देर के लिए बेड पर सो जाता हूँ और सुबह इसके उठने से पहले सोफे पर चला जाऊंगा। इतना सोचकर उसने अपनी टी शर्ट उतार दी और बेड की दूसरी साइड लेट गया। अगली सुबह, आज की सुबह का नज़ारा एक बार फिर से हीर और श्लोक की पहली रात के बाद जैसा था, जहाँ श्लोक के सीने पर सिर रखकर हीर लेटी हुई थी और श्लोक ने उसे बाहों में भर रखा था। हीर कब नींद में श्लोक के करीब पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला, जबकि सुबह जल्दी उठने वाले श्लोक की नींद रात में देरी से सोने की वजह से अभी तक खुली ही नहीं।
कुछ ही देर में हीर की नींद खुली तो उसने खुद को श्लोक की बाहों में पाया। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो वो सच में श्लोक के बिल्कुल करीब थी और अब उसकी धड़कनों ने स्पीड पकड़ ली थी। हीर की नज़रें श्लोक के चेहरे से होते हुए उसके सीने तक आ गईं। कितना हैंडसम है ये लड़का, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। हीर उसे खोई हुई नज़रों से देख रही थी और अचानक से उसे श्लोक की कही हुई कल रात की सारी बातें याद आ गईं और उसने मन में सोचा, होगा अपने आप में हीरो, लेकिन है एक नंबर का जल्लाद। जब मेरे पास आकर सोना ही था तो पहले ही सो जाता। मुझे इतना सब कुछ सुनाने की क्या ज़रूरत थी। हीर ने यह सब सोचते हुए ही एक मुक्का श्लोक के पेट पर जड़ दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई और जब उसने खुद को हीर के करीब देखा तो वो झट से उठ गया। उसके इस तरह से उठने से बेफिक्री हुई हीर बेड पर गिर गई और गुस्से से बोली, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, जल्लाद कहीं के। डोंट कॉल मी दैट, श्लोक ने चिढ़ते हुए कहा। तो हीर बोली, आपके काम ही ऐसे हैं। मुझे क्यों गिराया? क्योंकि तुम बहुत भारी हो और तुम्हारा सारा वजन मेरे सीने पर आ गया था, श्लोक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो हीर अपनी जगह खड़ी होकर बोली, तो किसने बोला था आकर बेड पर सो जाओ? गए तो थे सोफे पर सोने के लिए, फिर वापस क्यों आए? यह मेरा कमरा है और मैं जहाँ मर्जी वहाँ सोऊंगा। और अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, तुम ही चाहती थी कि मैं बेड पर आ जाऊं। श्लोक इतना बोलकर बिना हीर की बात सुने अपने जिम्मे चला गया। बड़ा आया मेरी मर्जी वाला। हीर भी बड़बड़ाते हुए नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद हीर रेडी होकर नीचे चली गई, जबकि श्लोक अभी तक कमरे में ही था। अयान ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था जब एक गार्ड ने आकर उसे एक लेटर दिया और बोला, कल देर रात को ये लेटर राघव साहब देकर गए थे श्लोक सर को देने के लिए। अयान हैरान रह गया कि राघव कल से दिखाई भी नहीं दिया और वो कॉल करके भी श्लोक से बात कर सकता था, तो फिर ये लेटर भेजने की क्या ज़रूरत थी। उत्सुकतावश अयान ने वो लेटर खोल लिया और पढ़ने लगा। श्लोक सर, कल जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा और दुख है। मैं जानता हूँ मैंने कल आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। कल जो कुछ भी हुआ या इतने दिनों से जो भी हो रहा था उसमें हीर की कोई गलती नहीं थी। सालू का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक मैंने अपनी मर्जी से किया था ताकि हीर से बात कर सकूं। मैंने हीर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की ताकि वो आपको छोड़कर मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन शायद हीर मेरी किस्मत में नहीं है, इसलिए तो उसने मुझे न चुनकर आपको चुना, क्योंकि शायद वो आपसे प्यार करने लगी है। जब जब मैंने उसे आपको छोड़ने की बात कही या आपके खिलाफ कुछ भी कहा तो उसके चेहरे पर आपके लिए फिक्र और प्यार नजर आया मुझे। उसे तो मेरा हाथ पकड़ना तक गलत लगने लगा। इस तरह के प्यार में बंधी हुई है वो आपके साथ, जिसकी अभी शायद उसे समझ नहीं है, लेकिन मैं समझ गया हूँ। इसलिए मैं आप सबकी ज़िंदगी से दूर जा रहा हूँ, एक नई शुरुआत करने के लिए। अगर यहाँ रहा तो हीर को भुला नहीं पाऊंगा। मेरी माँ ने हीर को उस समय दुत्कार दिया जब उसे मदद की ज़रूरत थी और मैंने अनजाने में हीर और आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की। मैं आप लोगों से नज़रें मिलाने लायक नहीं हूँ, इसलिए लेटर के ज़रिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। हीर ने काफ़ी कुछ खोया है ज़िंदगी में और अब उसे उसके हक का प्यार मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी गलती की सज़ा आप उसे नहीं देंगे। राघव। अयान तो यह सब पढ़कर शौक में था। इस लेटर से तो यही साबित होता है कि राघव हीर का बॉयफ्रेंड था और सालू से उसका कोई लेना देना नहीं था। साथ ही श्लोक की जिंदगी में यह सब क्या चल रहा है और वो क्या क्या झेल रहा था अब तक। अयान जल्दी से घर के अंदर आया और सीधा श्लोक के कमरे में घुस गया। उसने श्लोक को लेटर देते हुए कहा, यह सब क्या चल रहा है भाई? श्लोक को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब उसने वो लेटर पढ़ा तो वो समझ गया कि अयान ने पहले ही वो लेटर पढ़ लिया है। वो बोला, किसी का लेटर पढ़ना अच्छी बात नहीं है अयान। भाई, बात मत घुमाओ और बताओ कि ये सब क्या है। अयान ने पूछा तो श्लोक ने उसे सब बता दिया। अयान बोला, उस राघव की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो आप लोगों को अलग करना चाहता था। उसने जो किया गलत था और उसे अब अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं है। श्लोक शांति से बोला,
तो अयान ने पूछा, और भाभी, क्या आप अब भी उनसे नाराज हैं? श्लोक ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, वो मेरा पर्सनल मैटर है अयान। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद अयान वहां से ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि श्लोक ने एक बार फिर से राघव का भेजा हुआ लेटर पढ़ा। वो दिल ही दिल में खुश हो गया कि हीर के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं गई। और वो सोच रहा था कि शायद वो अपनी पत्नी धर्म निभाने के चक्कर में उसके साथ रुकी हुई है। श्लोक के दिल से एक बोझ सा उतर गया था कि हीर उसके साथ जबरदस्ती कर रही है। अब उसके और हीर के बीच कोई भी नहीं था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब बस श्लोक चाहता था कि हीर खुद अपने मुंह से यह बात कबूल कर ले। उसने खुद से ही कहा, बहुत परेशान किया है तुमने मुझे, मेरी तीखी मिर्ची। तो अब मेरी बारी है। इस बार अच्छा मौका हाथ लगा है मेरे, तुमसे सारे बदले लेने का। इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा ये अड़ियल जल्लाद। बी रेडी मिसेस मिर्ची सहगल। श्लोक ने हीर को माफ कर दिया था, लेकिन वो उसे परेशान करने के मूड में था, इसलिए उसने अपनी नाराजगी का नाटक जारी रखने का सोचा था। वो नीचे आया तो हीर नाश्ते की टेबल पर दादू को नाश्ता करवा रही थी। सालू भी उन्हीं के साथ बैठी हुई थी, लेकिन सुमन आजकल अपने कमरे में ही रहती थी ज़्यादातर, क्योंकि वो अयान के फैसले से नाराज़ थी। श्लोक भी टेबल पर आकर बैठ गया। हीर उसे नाश्ता परोसने लगी तो श्लोक ने उसे रोक दिया और एक सर्वेंट को आवाज़ लगाकर उसे नाश्ता परोसने को कहा। हीर कुछ नहीं बोली, जबकि दादू और सालू को यह अजीब लगा, लेकिन वो लोग भी चुप ही रहे। श्लोक नाश्ता करके एक मीटिंग के लिए निकल गया, जबकि दादू अपने कमरे में चले गए। सालू ने हीर से जब पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो हीर ने उसे सारी बात बता दी। सब सुनकर सालू ने कहा, यह तो होना ही था। मुझे भी जीजू से माफ़ी मांगनी है हीर, क्योंकि सच तो मैंने भी उनसे छुपाया ही था। इस तरह 2 दिन बीत गए थे। श्लोक ने इन 2 दिनों में हीर से हर तरह की नाराज़गी जताई थी। हीर उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूमा करती थी, उसके लिए हर काम पहले से करके रखती थी, लेकिन श्लोक उसे इग्नोर कर रहा था। हीर का सब्र भी अब जवाब देने लगा था, क्योंकि उसे श्लोक का खुद को इग्नोर करना चुभ रहा था। उधर सालू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि अयान को जब से पता चला था कि राघव सालू का बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था, और सच जानते हुए भी सालू ने उसका साथ दिया, तो इस बात से वो सालू से नाराज़ था। पिछले 2 दिनों से वो ना तो सालू से मिलने उसके कमरे में गया, और जब जब सालू उससे बात करने के लिए आई तो वो वहां से उठकर चला गया था। हीर ने आज श्लोक को मनाने का नया तरीका सोचा था। उसने पूरा कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया था और खुद भी लाल रंग की एक खूबसूरत सी शिफॉन की साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। हीर ने एक डीप नेक बैकलेस ब्लाउज भी पहना हुआ था और बालों को खुला करके एक साइड कर रखा था। कुल मिलाकर आज श्लोक के होश उड़ने वाले थे, और साथ ही उसके सब्र की परीक्षा लेने की पूरी तैयारी हीर ने कर ली थी। श्लोक थोड़ी देरी से ही घर आता था आजकल, और अयान उससे भी ज़्यादा लेट आता था, क्योंकि फ़िलहाल वो ऑफिस संभाल रहा था और श्लोक बाहर की मीटिंग देखता था। वो करीब 11 बजे घर आया। जब वो अपने रूम में गया तो वो हैरान रह गया। पूरे रूम में गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई थीं और खूबसूरत कैंडल से कमरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। श्लोक को समझते देर नहीं लगी कि यह हीर का तरीका है उसे मनाने का, लेकिन श्लोक ने भी सोच लिया था कि वो इस बार नहीं पिघलने वाला। हीर इस समय कमरे में नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से नहाने के लिए घुस गया ताकि हीर उसका इंतजार करते हुए सो जाए। श्लोक ने नहाने में ज़्यादा समय लगाया और जब वो बाहर निकला तब भी हीर कमरे में उसे कहीं नजर नहीं आई। कहाँ गायब हो गई है ये तीखी मिर्ची? इतनी सजावट क्या बस मुझे दिखाने के लिए की थी इसने? खैर मुझे क्या मतलब, मैं तो चला सोने। श्लोक ने खुद से ही कहा और बेड के पास आ गया। उसने देखा बेड पर फूलों से दिल बनाया गया है, और उसे कुछ दिन पहले की हुई छत की सजावट याद आ गई और उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि उस दिन उसके दिल में क्या फीलिंग्स थी और हुआ क्या था। वो पिलो उठाकर सोफे पर जाने का सोच ही रहा था कि उसके कानों में चूड़ियों की खनखन की आवाज़ पड़ी।
उसने मुड़कर देखा तो हीर बालकनी से कमरे के अंदर आ रही थी। हीर को देखकर सच में श्लोक के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इस वक्त। वो जैसे जैसे श्लोक के करीब आ रही थी, वैसे वैसे श्लोक की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। जहाँ श्लोक ने यह सोचा था कि वो हीर को हमेशा की तरह इग्नोर कर देगा, वहीं हीर ने किसी अप्सरा की तरह सजकर उसकी तपस्या को भंग करने का फैसला कर लिया था। दूसरी ओर अयान भी आज हमेशा से थोड़ा जल्दी घर आ गया और अपने रूम में कपड़े बदलकर वो खाने की टेबल पर बैठकर खाना आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसके सामने खाने की थाली आ गई और जब उसने नज़र उठाकर देखा तो खाना लाने वाली सालू थी। अयान टेबल से उठकर जाने लगा तो सालू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अयान ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने हाथ को और फिर अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़वाकर जाने लगा तो सालू ने उससे पूछा, आखिर किस बात की नाराज़गी है तुम्हें मुझसे? क्यों पिछले 2 दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो? अयान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और जाने लगा तो सालू ने उसका रास्ता रोक दिया और बोली, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अयान ने उससे कहा, जिनके मन में चोर होता है मैं उनसे बात नहीं करता। चोर? सालू ने हैरानी से कहा तो अयान बोला, हाँ चोर। तुम सब कुछ जानती थी ना कि राघव कौन है, फिर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नाटक में शामिल हो गई तुम। एक बार भी सोचा तुमने कि भाई और मैं कितना हर्ट होंगे जब सच सामने आएगा? मैं मानती हूँ कि मैंने सच छुपाया, लेकिन हम लोग मजबूर थे। मुझे नहीं पता था कि राघव जीजू मेरा मतलब है। राघव जी यूँ अचानक से मेरे बॉयफ्रेंड बन के सामने आ जाएंगे। दूसरी बात, मैं चाहती थी कि हीर और राघव जी एक बार बात कर लें और अपने बीच हुई गलतफहमी को दूर कर लें, ताकि राघव जी हीर को बेवफा ना समझें। श्लोक जीजू को हर्ट होना तो समझ में आता है मुझे, लेकिन तुम क्यों हर्ट होने लगे? सालू ने पूछा तो यान सकपका गया। मुझे क्यों हर्ट होगा? मेरा मतलब है कि क्यों नहीं होगा? मेरे घर में रहती हो तुम और झूठ बोलती हो। शर्म आनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सालू का पारा गर्म हो गया और वो उसकी बात बीच में काटकर गुस्से से बोली, मर्डर नहीं किया किसी का मैंने, और ना ही कोई करोड़ों का धन चुराया है किसी का, जो इल्जाम लगाए जा रहे हो। प्यार से मना रही हूँ तो ज्यादा भाव खा रहे हो। बोलते बोलते सालू लगभग अयान के करीब पहुंच गई थी और अपने आप को संभाल नहीं सकी और अयान के ऊपर गिर गई और उसके होंठ अयान की गर्दन को छू गए। दोनों की ही धड़कनें बढ़ गई थी। अयान ने अपने हाथ सालू की कमर पर रखे हुए थे और सालू ने अपने हाथ अयान की चेस्ट पर रखे हुए थे। अयान का गला सूखने लगा था, जबकि सालू खुद को छुड़वाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, क्योंकि अयान ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस दिए थे। आखिर में सालू ने उसकी चेस्ट में अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे अयान को दर्द हुआ और वो होश में आ गया। सालू अपने आप को ठीक करते हुए उठ गई और वहां से जाने लगी तो अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सालू को समझ नहीं आया कि अयान ने उसे क्यों रोका है, इसलिए वो अपना हाथ छुड़वाने लगी तो अयान उसके करीब आ गया और उसके बालों को उसकी सूट की डोरी में से निकालने लगा। इसके बाद वो उससे थोड़ा दूर हो गया और बोला, वो तुम्हारे बाल डोरी में फंसे हुए थे तो मैंने निकाल दिया, वरना तुमको दर्द होता। अयान ने कहा तो सालू ने बस हाँ कहा और जल्दी से अपने कमरे की ओर दौड़ गई। इसे क्या हुआ? लड़ाई भी नहीं करके गई अच्छे से? अयान खुद से ही बोला और कंधे उचकाकर अपने कमरे में चला गया, जबकि सालू खुद को शांत कर रही थी कमरे में जाकर। अयान का इस तरह उसके करीब आना उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर गया था। वो सिर्फ तेरे बालों को निकाल रहा था, पागल लड़की, उसने खुद को समझाया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आंखों से गायब हो गई। श्लोक का कमरा। हीर बड़ी ही अदा के साथ श्लोक की ओर चली आ रही थी और हीर का यह रूप श्लोक के सोचने समझने की शक्ति को हर ले गया था। जहां उसने कुछ देर पहले सोफे पर सो जाने का प्लान बनाया था, वहीं हीर को इस खूबसूरत सी लाल रंग की साड़ी में देखकर उसके हाथ से तकिया नीचे गिर गया था। हीर उसके पास आ गई और उसने झुककर तकिया उठाया तो श्लोक का गला सूखने लगा, क्योंकि बैकलेस ब्लाउज की वजह से हीर की गोरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। हीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाया, श्लोक जी।
हाँ बोलो, बिना मुड़े ही श्लोक ने जवाब दिया। तो हीर ने उसको अपनी ओर पलट लिया, लेकिन श्लोक जो कि बेड के बिल्कुल किनारे खड़ा हुआ था, वो लड़खड़ा गया और हीर के समेत ही बेड पर गिर गया। हीर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन श्लोक उसके चेहरे में ही खो गया था। इसी समय कब श्लोक के हाथ हीर की पीठ पर फिसलने लगे, उसे खुद ही पता नहीं चला, जबकि श्लोक के छूने से हीर ने अपनी आंखें खोल दी। श्लोक अभी उसके चेहरे को देख रहा था। हीर ने उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर थोड़ी सी झुककर अपने होंठ श्लोक के होंठ पर रख दिए। हीर ने आज पहली बार खुद से श्लोक को किस किया था, जो कि श्लोक के लिए भी उम्मीद से परे था। हीर की सॉफ्ट किस को श्लोक ने डीप पैशनेट किस में बदल दिया। कुछ देर किस करते रहने के बाद श्लोक हीर को लेकर पलट गया और अब श्लोक उसके ऊपर आ गया था। श्लोक ने हीर के गले पर किस करना शुरू कर दिया और हीर श्लोक की हर छुअन के साथ जैसे पिघलने लगी थी। श्लोक जो कि खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में था, आज अपना कंट्रोल लूज करने पर मजबूर हो गया था। वो हीर पर आज अपना पूरा हक जता रहा था और हीर भी बराबर उसका साथ इस सब में दे रही थी। श्लोक ने हीर की साड़ी को खोल दिया था और अब वो उसकी पीठ पर अपना प्यार बरसा रहा था। हीर अब पूरी तरह से श्लोक के प्यार में मदहोश हो चुकी थी और खुद को श्लोक को सौंपना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों श्लोक के दिमाग में यह बात आ गई कि कहीं हीर सिर्फ उसे मनाने के लिए तो यह कदम नहीं उठा रही है। वो हीर को तभी अपना बनाना चाहता था जब हीर पूरे दिल से उसे स्वीकारेगी, इसलिए श्लोक बीच में ही रुक गया। हीर जिसने मदहोश होकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जब उसे महसूस हुआ कि श्लोक रुक गया है, तो उसने अपनी आंखें खोल दी और उसने पूछा, आप रुक क्यों गए? क्यों किया तुमने यह सब आज? श्लोक ने कमरे की सजावट की ओर इशारा करते हुए कहा। तो हीर ने अपने भोलेपन में उसे जवाब दिया, क्योंकि कोई गुस्से में जल्लाद बनकर घूम रहा है कुछ दिनों से, इसलिए उसे मनाने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं मिला। आपको पसंद आया? श्लोक यह नहीं सुनना चाहता था, बल्कि वो हीर का अपने लिए प्यार का इजहार सुनना चाहता था। वो बिना कुछ कहे वहां से उठकर स्टडी रूम में चला गया था। हीर जल्दी से उठकर उसके पीछे भी गई थी, लेकिन श्लोक ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो न जाने कितनी देर तक दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन श्लोक ने दरवाज़ा नहीं खोला। हीर की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उससे इतनी बड़ी गलती हुई थी कि श्लोक उसे माफ़ी नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ स्टडी रूम के अंदर श्लोक को गुस्सा आ रहा था कि हीर क्यों अपनी फीलिंग से अनजान बन रही है। एक बार, बस एक बार क्या ये अपने मुंह से कबूल नहीं कर सकती है कि इसे मुझसे प्यार हो गया है? क्या इतना मुश्किल है इसके लिए ये स्वीकार करना? जब तक ये खुद एक्सेप्ट नहीं करती कि उसे मुझसे प्यार है, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। श्लोक खुद से ही बोल रहा था। हीर कितनी देर तक स्टडी रूम के दरवाजे से लगकर बैठकर रोती रही थी। फिर वो उठकर सोफे पर जाकर लेट गई थी। आज उसने भी तय कर लिया था कि अब से वो श्लोक को मनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। जब उसकी कोई गलती नहीं, तो हर बार सजा वो क्यों भुगते? यही सब सोचते हुए उसे नींद आ गई। अगली सुबह श्लोक जब स्टडी रूम से बाहर निकला, तो देखा हीर सोफे पर सिकुड़ कर लेटी हुई है और उसने रात को कपड़े भी नहीं बदले थे। रूम की सजावट अब फीकी पड़ चुकी थी और जिस तरह गुलाब की पंखुड़ियां मुरझा गई थीं, उसी तरह हीर का चेहरा भी मुरझा गया है। श्लोक ने उसे नहीं जगाया और सीधा ही अपने जिम में चला गया। कुछ देर बाद हीर की नींद खुली तो उसने देखा स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला है। इसका मतलब श्लोक कमरे में आ चुका है, लेकिन अब उसे श्लोक से कोई मतलब नहीं था। वो सीधा नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। हीर अब श्लोक से दूर रहना चाहती थी और आज वो पूरे दिन कभी दादू तो कभी सालू के पास रही। रात को वो जब कमरे में आई तो श्लोक रूम में बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। हीर ने उसे इग्नोर किया और तकिया लेकर चुपचाप सोफे की ओर बढ़ गई। श्लोक ने भी उसे नहीं रोका। आने वाले 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे और दोनों ने ही एक दूसरे को मनाने की पहल नहीं की। हीर श्लोक के रूखेपन से दिल ही दिल में दुखी थी।
और आज उसका ध्यान भी पिछले 2-3 दिनों से जो भी हुआ उसी में था। वो पूजा घर में दिया जला रही थी और अचानक से उसके हाथ से जलता हुआ दिया छूट गया और सीधा उसके पैर पर जाकर गिरा। एक चीख निकल गई थी उसकी दर्द की वजह से, जिसे हॉल में बैठे सभी लोगों ने सुन ली थी। हीर की दर्द भरी आवाज़ तो श्लोक के दिल को चीर गई थी और वो जल्दी से मंदिर की ओर दौड़ गया। बाकी सब लोग भी वहीं आ गए थे। श्लोक ने देखा हीर अपना पैर पकड़कर बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसके करीब गया और उसका हाथ हटाकर देखा तो उसका पूरा पंजा लाल हो चुका था जलने की वजह से। श्लोक ने जल्दी से हीर को अपनी गोद में उठाया और हॉल में ले आया। एक नौकर से बर्फ़ मंगवाई और हीर के पैर पर बर्फ़ लगाने लगा तो हीर ने उसे रोक दिया और सालू से कहा कि वो उसके पैर पर बर्फ़ लगा दे। सालू ने तुरंत ही श्लोक के हाथ से बर्फ़ ले ली और हीर के पैर पर लगाने लगी। इसके बाद जलने पर लगाने वाली दवा भी लगा दी। श्लोक एक साइड खड़ा हुआ था और उसे गुस्सा आ रहा था कि हीर अपने गुस्से में उससे बर्फ़ तक नहीं लगवाना चाहती है। जबकि हीर ने मन में सोचा, बच गई भगवान, वरना श्लोक जी मेरे पैरों को हाथ लगाते तो मुझे पाप लगता। अच्छा हुआ जो मैंने उन्हें रोक दिया। श्लोक अपने रूम में जाने लगा तो दादू ने उसे रोक दिया और बोले, हीर को भी रूम में ले जाओ, वो आराम कर लेगी। श्लोक ने हाँ में गर्दन हिला दी और हीर को अपनी गोद में उठा लिया। वो बिना हीर की ओर देखे उसे कमरे में ले जाने लगा, जबकि हीर की नज़रें श्लोक के चेहरे पर ही थीं। वो मन में सोच रही थी कि क्या आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दर्द से? श्लोक जी, क्यों हो गए आप ऐसे? हीर अपनी सोच से बाहर आई जब श्लोक ने उसे बेड पर बैठा दिया और उसके पैर के नीचे तकिया लगाने लगा। हीर ने उसे रोक दिया और बोली, मैं खुद से कर लूँगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, समझती क्या हो तुम खुद को? एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे। नीचे भी सबके सामने मुझे बर्फ लगाने से रोक दिया। क्या दिखाना चाहती हो सबको कि तुम्हारे मेरे बीच कुछ ठीक नहीं है? मैंने बोला था तुमसे कि इस कमरे में जैसा रहना है वैसे रहो, लेकिन मेरे दादू के आगे हमारा झगड़ा नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? श्लोक ने बेहद गुस्से से कहा। हीर, जो कि पहले से ही श्लोक के बर्ताव से हट थी और अब श्लोक बिना बात जाने उसे सुना रहा था, तो अब वो भी गुस्से से बोल पड़ी। मैं जैसी हूँ सबके सामने वैसी ही रहूंगी। झूठे दिखावे नहीं करने आते मुझे। जब जी चाहा प्यार जता दिया और जब जी चाहा धुतकार दिया। और हर बात का ब्लेम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं आप? पिछले कुछ दिनों से सबके सामने हमारा झगड़ा आप लेकर आए हैं। मेरे हाथों से खाना न लेकर नौकर के हाथ से खाना मांगना। क्या दादू को समझ नहीं आता क्या चल रहा है हमारे बीच? चिल्लाओ मत, श्लोक गुस्से में आकर बोला तो हीर ने कहा, पहले आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। जिस दिन से आप मेरी लाइफ में आए हैं मुझे परेशान करके रख दिया है। शादी वाले दिन आपकी दुल्हन भाग गई, उसका ब्लेम भी आपने मुझ पर डाल दिया और बांध दिया मुझे इस जबरदस्ती की शादी में। गुस्से में आकर हीर कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। शायद ऐसी बातें भी जिनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो शब्द अब निकल चुके थे उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था और श्लोक का दिल एक बार फिर टूट गया। जहाँ वो हीर के मुंह से अपने लिए उसका प्यार कबूल करवाना चाहता था, वह हीर ने बिना सोचे समझे इस शादी को जबरदस्ती की शादी बोल दिया था, जबकि असल में तो वो अपनी शादी को काफ़ी पहले एक्सेप्ट कर चुकी थी। आखिर सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना? मान ही लिया तुमने कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती की शादी में बांध रखा है। तुम जानना चाहती थी ना कि उस रात मैं क्यों रुक गया और तुमसे दूर चला गया? ये है कारण, इसलिए नहीं आना चाहता था तुम्हारे करीब, क्योंकि तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था मैं किसी भी चीज़ में। जब तुम खुद हमारी शादी को ज़बरदस्ती की शादी मानती हो, तो तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे साथ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। जा सकती हो तुम जहाँ जाना है। अपने परिवार और दादू को मैं खुद संभाल सकता हूँ। श्लोक ने बेहद गुस्से में अपनी बात कही और कमरे से बाहर चला गया। श्लोक तो चला गया लेकिन हीर को सौंप दे गया। उसने हीर को उसकी जिंदगी से चले जाने को कहा था। हीर पूरे दिन रोती रही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब क्यों बोला श्लोक से, लेकिन उसे श्लोक की बातें भी चुभ रही थी कि उसने हीर को जाने के लिए बोल दिया था।
और अब शायद हीर के लिए भी वहां रहना मुश्किल ही था। रात हो गई थी और श्लोक को गए हुए भी काफी समय हो गया था। हीर ने भी अपना सामान पैक कर लिया था। वैसे तो उसके पास उसका अपना कुछ नहीं था, इसलिए उसने बस 2 जोड़ी कपड़े और श्लोक की एक फोटो को अपने साथ ले लिया था। घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में थे और हीर अपना बैग लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर हॉल में आ गई। उसने एक नज़र पूरे घर को देखा और बाहर निकलने लगी। तभी उसके कानों में दादू की आवाज आई, इतनी रात को कहाँ जा रही हो बहू? हीर के कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं रुक गई। दादू उसके पास आए और उसके हाथ में बैग देखकर समझ गए कि हीर शायद घर से जा रही है। घर छोड़कर जा रही हो? मेरे श्लोक को छोड़कर जा रही हो तुम? दादू ने मायूस होकर कहा। हीर के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी रही। उसे दादू की आवाज में छुपी हुई हताशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। दादू मुड़कर वापस अपने कमरे में चले गए और हीर भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में आ गई। वो चुपचाप आकर अपराधी की तरह अपनी सजा सुनने का इंतजार करने लगी। दादू ने उसकी तरफ देखा और बोले, क्या हुआ? घर छोड़कर जाना था ना तुम्हें? जाओ। हीर के सब्र का बांध अब टूट गया। आंखों में रोके हुए आंसू बह गए। वो रोते हुए बोली, श्लोक जी चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं। क्या वाकई तुमको ऐसा लगता है कि श्लोक ऐसा चाहता है? दादू ने प्यार से पूछा तो हीर ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। दादू ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और अपने सामने बैठाते हुए बोले, हीर, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हीर ने उनकी ओर देखा तो वे बोले, मैं जानता हूँ कि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे श्लोक शादी करना चाहता था। तुम राघव से प्यार करती थी, ये बात मैं भी जानता था। दादू की बात सुनकर हीर हैरान रह गई। दादू आगे बोले, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी अपने श्लोक के लिए पसंद कर लिया था। जब सालू ने बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो मेरा दिल टूट गया। मैंने उसके बाद ऊपर वाले के भरोसे पर सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन ऑफिस के कुछ पेपर साइन होने के लिए मेरे पास आए, जिसमें गलती से शायद राघव का कोई पर्सनल लेटर भी आ गया और उसी के साथ तुम्हारी तस्वीर भी थी। मैं समझ गया था कि तुम और राघव एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं श्लोक के लिए तुम्हें चुनने चला था। लेकिन फिर उस रात तुम हॉस्पिटल में श्लोक के साथ दुल्हन के जोड़े में जब मेरे सामने आई तो मैं स्वार्थी बन गया। मेरे पोते के साथ तुम ही हर तरह से सही लगती थी मुझे, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम दोनों की शादी नहीं रोकी। मेरा स्वार्थ मेरे आड़े आ गया और तुम श्लोक की पत्नी बन गई। जैसा मैंने चाहा वैसा ही हुआ और सच में तुम्हारे आने से मेरा श्लोक बदलने लगा। बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसे मेरे पोते ने सबके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन तुम उसके दिल में बसती चली गई। उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए एहसास नजर आने लगे। जब राघव वापस आया तो मैं डर गया कि कहीं वो तुम दोनों को अलग ना कर दे, लेकिन भगवान ने एक बार फिर मेरी सुनी और अब मुझे भरोसा हो चला था कि तुम और श्लोक एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं नहीं जानता कि पिछले कुछ दिनों में तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैंने श्लोक की नज़रों में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार देखा है। सुबह पैर तुम्हारा जला था, लेकिन दर्द उसके चेहरे पर था। हीर, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ही श्लोक के लिए क्यों चुना? दादू ने पूछा तो हीर ने ना का इशारा किया। क्योंकि तुम ही उसे संभाल सकती हो, उसके पत्थर दिल को पिघला सकती हो। मुझे भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी, लेकिन आज तुमने मुझे निराश कर दिया बेटा। श्लोक तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जताएगा नहीं, क्योंकि जैसे तुम उसे बुलाती हो बिल्कुल अड़ियल जल्लाद है वो। इस तरह हिम्मत हारकर तुम घर छोड़कर जा रही हो, जबकि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए और श्लोक के दिल की बात को जानना चाहिए। दादू बोले। उनकी बातें सुनकर हीर को अब लगने लगा कि वो ऐसे कैसे जा सकती है। दादू का उस पर कितना ज़्यादा भरोसा है और वो उन्हीं का भरोसा तोड़ने चली थी। सच ही तो कहा था दादू ने कि जरूर कोई बात है जो श्लोक अपने दिल में दबा कर बैठा है और अब हीर को कैसे भी करके उससे सच उगलवाना होगा। आगे की कहानी
नेक्स्ट पार्ट में।